गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अपने आसपास बहुत सारे पदार्थ देखे हैं। हम अपने आसपास कुछ पदार्थ देखते हैं जो कड़वे होते हैं स्वाद में, और कुछ पदार्थ देखते हैं जो काफ़ी खट्टे भी होते हैं, और कुछ पदार्थ देखते हैं जिनका कोई स्वाद ही नहीं होता है, कुछ मीठे भी होते हैं। तो यहाँ पर हम कड़वे पदार्थ जो हमको महसूस होते हैं स्वाद में, या खट्टे होते हैं महसूस जो स्वाद में, या फिर जिनका कोई स्वाद नहीं होता, उनकी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, इसका मतलब हम यहाँ पर अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चों तक वीडियो को आप पहुँचाएँ, ताकि इस कोरोना काल में अधिक से अधिक बच्चों को घर बैठे इस जानकारी मेरे द्वारा जो जो भी जानकारी दी जा रही है बच्चों तक पहुँच सके, और वो इसका अपना लाभ उठा सकें। और फ्रेंड्स, अधिक से अधिक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आती है, और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जब वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है उसका विश्लेषण भी कर पाएंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझे बताएंगे, और मैं अपने वीडियो में अधिक से अधिक इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, और तभी मेरे को इससे रीइंफोर्समेंट भी मिलेगा, यानी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आपके कमेंट्स का और आपके व्यूज का काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सूचक, हम यहाँ पर सूचक लेकर के आए हैं। कई बार आ जाता है एग्जाम्स में सूचक क्या होता है। सूचक का शब्द है, सूचक से पता लग रहा है कि ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी सहायता से हम अम्ल, क्षार या लवण की पहचान कर सकते हैं। यानी अम्लों को, क्षारों को और लवण को पहचानने में कुछ पदार्थ, जो भी पदार्थ हमारे काम आते हैं, वो हमें सूचक कहलाते हैं। और ये हमको दो तरह से मिलते हैं। एक तो प्राकृतिक रूप से हमको सूचक मिलते हैं, और सेकेंडली हमको संश्लेषित रूप से मिलते हैं। संश्लेषित हमने जो बनाए हुए हैं, प्राकृतिक जो नेचर से हमको मिले हैं। प्राकृतिक सूचक में भी कई बार हमको याद रखना है, लाल पत्ता गोभी, हरी पत्ता गोभी नहीं, लाल पत्ता गोभी है, लिटमस पेपर है, हल्दी है, पेटूनिया है, जेरेनियम है। हल्दी का तो हमने कॉमनली एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा। कई बार अगर हल्दी हमारे कपड़ों में लग जाती है, वाइट कपड़ा है कोई, उसमें हल्दी लग जाती है, और अगर हम उसको साबुन से धोते हैं तो वो फिर लाल हो जाता है ना, फिर उसका दाग छूटता भी नहीं है। तो क्योंकि इसमें रिएक्शंस होते हैं, हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अब ऐसे ही संश्लेषित है। संश्लेषित सूचक जो है मेथिल ऑरेंज है, फिनाप्थेलिन है। ये जो दो केमिकल हैं जो संश्लेषित रूप से यानी बनाए गए हुए हैं, ये भी सूचक का काम करते हैं। अब कई बार ये भी एग्जाम्स में आया हुआ है कि लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है, लिटमस विलयन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक थैलोफाइटा समूह है पौधों का हमारा। पौधों का थैलोफाइटा समूह ऐसा समूह है जो पौधों की ना जड़ होती है, और ना ही उनका तना होता है, ना ही उसमें फूल आते हैं। खाली पत्ती सी संरचना होती है, यानी काई जैसे हमने पौधे जो काई देखे हैं, जो काई हमने अमूमन काई देखी है, वो थैलोफाइटा है। तो काई के उसी वर्ग में, यानी थैलोफाइटा वर्ग का एक पौधा लीचेन है, उसके हमको यह लिटमस पेपर मिलता है, लिटमस विलियन मिलता है। और ये जो लिटमस विलियन है, ये उदासीन होता है, यानी इसमें न ये अम्लीय गुण दिखाता है, न क्षारीय गुण दिखाता है। इसलिए इजीली हम इसको जो है क्षार अम्लों की पहचान करने के लिए उपयोग में कर लेते हैं। कई बार एग्जाम्स में भी आया कि निम्न में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है, तो उस पर जेरेनियम का एक बार नाम दिया था, मेथिलोनियम, फिनाप्थेलिन, और एक कोई और प्लांट था, तो उसमें जेरेनियम जैसे आंसर। तो हमको ये याद रहना चाहिए कि प्राकृतिक सूचक इतने हैं और संश्लेषित ये हैं, कॉमन जो सूचक हैं प्राकृतिक और संश्लेषित में। अब हमको अगर ये दिया जाता है कि हमको विलयन अम्ल दिया जाता है, और क्षार दिया जाता है, और पानी भी दिया जाता है, और हमें ये कहा जाता है कि आपको एक लिटमस विलयन दे दिया या लिटमस पेपर दे दिया, उसकी सहायता से आप ये बताओ कि अम्ल कौन सा है, क्षार कौन है, और लवण कौन सा है। तो इसके लिए एक एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। देखिए एक्टिविटीज़ हम क्या बनाई है कि हमारे पास सामग्री है। सबसे पहले एक्टिविटीज़ के लिए सामग्री हमको जो मिली हुई है, वो हमको आसुत जल, क्षारीय विलयन और अम्लीय विलयन, नीला लिटमस पेपर, ये इतनी चीज़ें हमको मिली हुई हैं। और हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि लिटमस पेपर की सहायता से विलयनों की पहचान करो, यानी लिटमस की सहायता से हमको विलयनों में अंतर करना। अब देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, लिटमस पेपर ले लिया नीला, नीले कलर से बना रखा है, नीली स्याही से बना रखा है, और एक बीकर में जल ले लिया, एक बीकर में अम्ल ले लिया है। ठीक हो गया। अब मैं नीले लिटमस पेपर को एक बार जल में डाल रहा हूँ, तो नीला लिटमस पेपर वैसा ही है, उसमें कोई कलर में चेंजेज नहीं आ रहा, नो चेंज है, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, यानी नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब इस पर क्या हो रहा है देखिए,
नीला लिटमस पेपर रेड हो गया है, लाल हो चुका है। ठीक हो गया, अम्ल ने क्या किया, नीले लिटमस को लाल कर दिया। अब मैंने इसी लिटमस पेपर को बाहर निकाला और उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद इसी नीले लिटमस पेपर को अगर हम क्षार में डालते हैं, एक बेस में डालते हैं, तो वो जो रेड कलर का लिटमस पेपर था वो रेड जो है बाद में फिर से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, फिर से नीला बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाल लिटमस पेपर था वह क्षार क्या करता है, उसको नीला कर देता है। तो इसी से हमारे पास एक ट्रिक बन करके आती है जो अनिल है। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चंस कि अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं, लाल को नीले करते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए शॉर्ट सा शब्द है, वेरी इजी शब्द है, अनिल शब्द आ गया। तो अ से अम्ल, ये जो अनिल है ये बेसिकली केवल लिटमस से चेक करने के लिए, लिटमस से अम्ल और क्षार की पहचान करने में जो यूज होता है उसके लिए अनिल शब्द यूज होता है। तो अ से अम्ल हो गया, नी से नीला और लौ से लाल, यानी अम्ल नीले को लाल करता है और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्षार लाल को नीला करता है। तो ये थे हमारे सूचक के बारे में कि सूचक क्या होते हैं और सूचक से हम कैसे पहचान करते हैं और अम्ल और लिटमस की सहायता से। अब सेकेंड हम क्या पढ़ते हैं, कुछ अम्लों की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बहुत इजी वे में मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ बनाने की कोशिश की है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और इस केमिकल प्रॉपर्टीज का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है। कोई भी अम्ल है अगर वो मेटल के साथ होगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाएगी। ये इजीली इसका एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट इजीली हो जाता है। हम HCl लेते हैं, उसमें कोई मेटल कॉपर डाल दो या सोडियम डाल दो, ठीक है, तो कॉपर डालेंगे तो कॉपर क्लोराइड बन जाएगी और जो गैस बनेगी वो हाइड्रोजन गैस बनेगी। और इसको पहचान इसलिए करते हैं, अगर लेबोरेटरी हम एक पर्सनली में HCl लेते हैं, एक में कॉपर डालते हैं, तो जो भी लवण बनता है उसके ऊपर को जो गैस आती है, अगर उस गैस के सामने हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो वो मोमबत्ती फिर आवाज़ करने लग जाती है फट फट की तरह, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हमने पहले भी बात करी कि ध्वनि उत्पन्न करने के साथ जलती है। ठीक हो गया। तो ऐसे ही कोई भी रिएक्शन हम ले लें, सोडियम डाल दिया हमने, NaCl बन गया। SNO3 हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया, उसमें सोडियम डाला तो सोडियम नाइट्रेट बन गया है, हाइड्रोजनिक एसिड निकल रही है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, इसमें कैल्शियम डाला, कैल्शियम धातु डाली तो कैल्शियम सल्फेट बना, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कोई भी अम्ल की रिएक्शन कभी भी किसी मेटल के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस के अलावा जो अदर बनता है यौगिक वो यौगिक बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका दैनिक जीवन में हमारे पास उपयोग क्या है, देखिए, हम कभी भी तांबे के जो बर्तन होते हैं उसमें दही को नहीं जमाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि तांबा क्या है, एक धातु है, और दही क्या होता है, दही में अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड होने की वजह से क्या करता है, दही का जो अम्ल है, लैक्टिक एसिड है, वो कॉपर के साथ जो है कॉपर क्यूप्रिक लैक्टेट बना देता है। अब क्यूप्रिक लैक्टेट एक खाने में विषैला पदार्थ है, और दूसरी चीज क्या होता है, उससे कॉपर जो होती है, तांबा जो होता है, घुल जाता है लैक्टिक एसिड में, यानी अम्ल में धीरे धीरे घुलते जाता है। अगर तांबे के बर्तन में बार बार आप एसिड डालेंगे तो तांबा का बर्तन जो होता है घुलते जाएगा तांबा, और तांबे का बर्तन एकदम जो है खराब हो जाएगा। इसीलिए और स्वाद में भी वो अच्छा नहीं होता। इसीलिए तांबे के बर्तन में हम दही वगैरह नहीं जमाते हैं, क्योंकि लवण बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक हो गया। और तांबा में आपने और एक भी देखा होगा, कभी भी हम तांबे के बर्तन को नींबू से साफ करते हैं। क्यों? नींबू में एसिड होता है, अम्ल होता है, और अम्ल क्या करेगा, तांबे के साथ रिएक्शन करेगा तो एक लवण बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगी, और लवण बनाएगा तो तांबा जो है घुलेगा। तांबा घुलता है, इसलिए बाद में फिर से तांबा वैसे ही चमकने लग जाता है। यही रीजन है तांबा चमकने का। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब अम्ल क्या करते हैं, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो हमेशा कोई भी धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कभी भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो उसमें हमें क्या करनी, CO2 हमेशा निकलेगी, CO2 हमेशा निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और जल, ये दो चीज तो बनेंगी बनेंगी। तो कभी भी ये रिएक्शन अगर आपको याद करनी है तो आपको सोडियम, जो भी कार्बन धातु कार्बोनेट है उसके साथ अम्ल डाल लीजिए, कोई भी अम्ल डाल लीजिए, और ये दो गैसें निकाल दीजिए, जो बचा हुआ में वो है उससे यौगिक बना दीजिए। देखिए, Na2CO3 में हमने HCl डाला तो क्या बना, H2O, H2O, ठीक है, बैलेंस करनी पड़ेगी, मैंने बैलेंस नहीं कर रखी है रिएक्शन, और CO2 अलग निकल गई और NaCl अलग बन गया।
तो सबसे पहले हमने यही कहा था बैलेंस करने में, अगर मैं उस चीज़ को रिवीजन यहाँ पर करूँ आपका, कि बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम धातु को बैलेंस करते थे। तो यहाँ पर धातु कितनी है, 2 सोडियम है, इधर 2 इधर 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा 2 आप इसके आगे लगा देंगे, ठीक हो गया, यानी 2Na हो गई है। अब क्या होगा 2Na होने से Cl2 हो चुकी है ना। दूसरी बात उसके बाद धातु हो गई, धातु के बाद अधातु करते हैं, क्लोरीन जो है एक अधातु है, तो हम अधातु को भी कर लेते हैं भाई, ठीक हो गया। ये अधातु हो गई, 2 हमने क्लोरीन कर ली, 2HCl हो गया। अब कार्बन देखिए एक है, कार्बन एक ही है। अब देखिए बैलेंस हुई नहीं हुई। उसके बाद किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 2 1 3 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, बस बैलेंस हो गई। सबसे पहले ये बैलेंस करने का रिवीजन भी हमारा हो गया। तो ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती है। नेक्स्ट हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी इसकी और पढ़ी है कि अम्ल कभी भी हो, क्षार के साथ अगर मिलता है, अम्ल क्षार के साथ मिलता है तो लवण और जल बनाता है। हमेशा याद रखना है, लवण और जल बनता है और ऊष्मा निकलती है, इस रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है। ये टॉपिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा निकलती है। यदि अब अम्ल जब क्षार के साथ, लवण के क्षार के साथ मिल रहा है ना, तो लवण और जल बन रहा है। इसका मतलब अम्ल ने अपनी प्रॉपर्टी खो दी और क्षार ने अपनी प्रॉपर्टी खो, अर्थात अम्ल और क्षार आपस में मिलने से अपने मूल गुणों को खो देते हैं। अम्ल का जो गुण था वो भी गायब हो गया और क्षार का जो गुण था वो भी गायब हो गया और नई चीज लवण बन गया और जल बन गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो मूल गुण खो रहे हैं तो इसका मतलब उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, और इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये कई बार एग्जाम्स में आती है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण न्यूट्रल हो जाना। कभी भी एसिड और बेस मिला देंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगी, प्लस ऊष्मा जरूर निकलेगी। इसका मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारी क्या है, नंबर इसमें से हमको क्या क्या सीखने को मिला, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। इसका मतलब यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी है। क्या है, ऊष्मा छेपी, यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी है, ठीक हो गया। ऊष्मा छेपी का एग्जाम्पल भी हमारा ये हो सकता है। दूसरा क्या हो रहा है, देखिए OH यहाँ पर Cl आयन जो था H के साथ जुड़ा हुआ था, यही Cl आयन के साथ जुड़ गया, Na के साथ जुड़ चुका है। यहाँ पर ये Cl आयन के साथ जुड़ गया, Na के साथ जुड़ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर आयन का आदान प्रदान भी हो रहा है। इसका मतलब इसमें विस्थापन भी हो रहा है। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है और अपने आप में ये उदासीनीकरण भी है। यानी 3 अभिक्रिया, उदासीनीकरण, ऊष्मा से भी विस्थापन, तीनों का एग्जाम्पल आप एक में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने थोड़ा सा इसमें और रह गया है, कई बार आपने देखा होगा अम्ल का जो एसिड का जो बोतल होती है, उस बोतल में इस टाइप का साइन बना होता है, ये रेड एक ट्रायंगल बना होता है। यहाँ पर एक हाथ दिखाया गया बच्चे का, मेरी ओर से कोशिश की कि जैसा भी डायग्राम पे मत जाइएगा प्लीज, क्योंकि ये अंगुली है, ये अंगुली देखो यहाँ पर गड्ढा बन चुका है। क्यों, क्योंकि जिस परखनली में था कंसनट्रेटेड H2SO4 था और कंसनट्रेटेड HCl था। जब ये कंसनट्रेटेड रूप में होते हैं, यानी गाढ़े रूप में होते हैं, तो यहाँ पर हाथों में अगर गिरते हैं तो गड्ढा हो सकता है, जल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड HNO3 को हाथ से नहीं छूना चाहिए, ठीक। दूसरा उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा छेपी हम पढ़ चुके हैं, तांबे के बर्तन दही नीमा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अपच के उपचार में एंटासिड नामक दवाई दी जाती है, ये भी उदासीनीकरण का उपयोग है। क्यों, अपच के उपचार, अपच क्यों होता है, हमारे आमाशय में HCl होता है, आमाशय जो हमारा होता है उसमें HCl होता है। HCl क्या है, एक अम्ल है, तो अम्ल को खत्म करना है, तो इसका मतलब एंटी एसिड, एंटासिड एंटी एसिड, एसिड का उल्टा यानी क्षार, यानी जो एसिड को खत्म करेगा क्षार, तो वो क्षार दवा दी जाएगी। जब अम्ल क्षार मिल जाएंगे तो जो भी हमारे आमाशय में बन रहा होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो अपच हमारा ठीक हो जाएगा। इसीलिए अपच के बाद में एंटासिड नामक दवा दी जाती है। एंटासिड कोई जो है दवा का पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये प्रॉपर्टीज है, एंटी दवा की प्रॉपर्टी है, एंटी एसिडिटी, एसिडिटी को कम करने वाली, ठीक हो गया। तो ये 4 हमारे दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस हमने पढ़े। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और लाइक ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि जिससे कि अगली वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा तो वो आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ इसको शेयर बच्चों तक अधिक से अधिक करें, ताकि ये सूचना बच्चों तक जाए और हर बच्चे इसका लाभ उठा सकें, चाहे वो कहीं भी रहते हों, किसी भी जगह पर हों, किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, फिर से मिलते हैं, ओके।